हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सर्वेइंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पूछा गया था CSIDC के पेपर में, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 2016 में लिया हुआ था इन्होंने एग्ज़ाम। जेई पोस्ट के लिए लिया था एग्ज़ाम। तो सर्वे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्या बोल रहा है इसमें, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज़ 180 डिग्री। किसी लाइन का WCB मेज़र किया, उसी लाइन का हम लोग ने क्वाड्रेंटल बियरिंग मेज़र किया, तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकाले तो वो 180 आया। तो पूछा ये है कि वो लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले ये देखते हैं कि होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है या फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग एक सिस्टम है एंगल को मेज़र करने का या फिर एंगल की वैल्यू को रिपोर्ट करने का। दोनों में डिफरेंस क्या है, होल सर्कल बियरिंग से जब इस सिस्टम से जब हम लोग मेज़र करते हैं तो रेफरेंस हम लोग हमेशा नॉर्थ एक्सिस लेते हैं, हमेशा नॉर्थ एक्सिस। नॉर्थ ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसमें नॉर्थ लेते हैं। वहीं जब क्वाड्रेंटल बियरिंग से रीयूज़ करते हैं तो इसमें नॉर्थ भी ले सकते हैं, साउथ भी ले सकते हैं। कब नॉर्थ लेना है, कब साउथ लेना है, ये डिपेंड करता है कि वो जो लाइन जिसका एंगल हमको मेज़र करना है वो साउथ से ज़्यादा पास में है या फिर नॉर्थ से ज़्यादा पास में है। ये हुआ थर्ड पॉइंट। इसका लिमिट होता है 0 से लेके 360। ये पूरा नॉर्थ से ही स्टार्ट होगा और पूरा 360 तक जा सकता है। लेकिन क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या होता है, ये 0 से 90 डिग्री जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ ही जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ, क्योंकि नॉर्थ से ही स्टार्ट करना है या फिर साउथ से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो लाइन OA की हमको मेज़र करना है WCB से एंगल, तो नॉर्थ से ही हमेशा स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा ये एंगल। मान लो अगर ये थीटा A है तो इसको सिंपल लिख देंगे थीटा A। ये वाला है एंगल OA सेम लाइन के लिए। अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग में मेज़र करेंगे, इसी को बोलते हैं रिड्यूस बियरिंग। तो ये लाइन OA नॉर्थ से ज़्यादा पास में है या फिर साउथ से, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से लेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे, नॉर्थ थीटा A ईस्ट। ठीक है, ये वाला ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है। वहीं ये वाला लाइन OB ले लो, OB मेज़र करना है तो साउथ से ये पास है या नॉर्थ से, साउथ से, तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें नॉर्थ से ही लेना है, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, यहाँ से क्लॉकवाइज लेना है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन में बात किया तो ये क्लॉकवाइज गए, इस लाइन के लिए मेज़र किया तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों है। ये हो गया डिफरेंस डायरेक्शन के लिए। तो इस वाले एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, मान लो ये थीटा B है, तो कहाँ से स्टार्ट किए, साउथ से। एंगल क्या है, थीटा B, कहाँ तक गए, ईस्ट तक। अब WCB में मान लो ये वाला OB के लिए मेज़र करेंगे तो नॉर्थ से ही स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज जाना है, ये थीटा B। एंगल कैसे रिपोर्ट करेंगे, सिंपली लिख देंगे थीटा B। इस कॉन्सेप्ट से एक नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन 124 बड़ा कर लेते हैं। बोला है होल सर्कल बियरिंग किसी लाइन की AB की 135 डिग्री है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले होल सर्कल बियरिंग को। ये रहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। होल सर्कल बियरिंग है मतलब नॉर्थ से ही लेना है, कितना लेना है, 135। तो यहाँ तक तो 90 हो जाएगा, यहाँ तक 180, तो इधर कहीं बीच में आएगा 135। तो ये है अपना लाइन AB, A B। ये है 135 डिग्री गिवन हमको होल सर्कल बियरिंग।
पूछा क्या है, क्वाड्रेंटल बीयरिंग, इसको और क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बीयरिंग। क्वाड्रेंटल बीयरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड बीयरिंग। रिड्यूस बीयरिंग मेज़र करना है, कैसे मेज़र करते हैं, या तो नॉर्थ से लेते हैं रेफरेंस या साउथ से लेते हैं। तो ये लाइन किससे ज़्यादा करीब है, साउथ से या नॉर्थ से, साउथ से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, ये वाला एंगल अपने को चाहिए। कैसे रिपोर्ट करेंगे, साउथ, एंगल की वैल्यू ईस्ट। तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा कितना है 180, 180 में 135 माइनस कर दें तो वो लाल वाला एंगल आ जाएगा। 180 में 35 कितना हुआ, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये लाल वाला है 45 डिग्री। तो आंसर कैसे लिख देंगे, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। पिछला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन होल सर्कल एंड क्वाड्रेंटल का 180 है, तो लाइन किस में होगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसके लिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। थर्ड के लिए, और ये इसमें लिख लेंगे फोर्थ के लिए। मान लो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका होल सर्कल बीयरिंग यही होगा और क्वाड्रेंटल बीयरिंग भी यही होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 0 आ जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड में इसका होल सर्कल बीयरिंग ये, क्वाड्रेंटल बीयरिंग ये। तो इन दोनों का डिफरेंस तो नहीं, लेकिन इन दोनों का सम आ रहा है 180। तो ये भी ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट वाला गलत हो जाएगा। इसका देखते हैं, इस थर्ड क्वाड्रेंट का होल सर्कल बीयरिंग ये और क्वाड्रेंटल बीयरिंग साउथ से इधर। इस एंगल में होल सर्कल बीयरिंग में हम लोग अगर क्वाड्रेंटल बीयरिंग मेजर कर रहे हैं तब ये फिर ये वाला एंगल आ जा रहा है, ये एंगल। और ये एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपने को एंगल मिल जा रहा है 180। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें, इफ द डिफरेंस बिटवीन बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, इसका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 181 डिग्री है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही होगा। पहले लाइन ए बी बना लेते हैं। मान लो ऐसा है, अपने को एंगल का तो पता नहीं है इसलिए ऐसे ही बना लिए। बोल रहा है दोनों का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का वैल्यू 180 है। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 आता है तो क्या होता है, ये लोग लोकल अट्रैक्शन से फ्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 180 नहीं है, इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होंगे। तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ए इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन बट बी इज़ नॉट, B is free from local attraction but A is not, both A and B are free are not free from local attraction। और D क्या बोल रहा है, both A and B are free from local attraction, बोल रहा है दोनों ही फ्री हैं लोकल अट्रैक्शन से। तो ऐसे में अगर डिफरेंस अगर 180 नहीं आता है या फिर कुछ और आता है, जैसे कि यहाँ पे 181 आ रहा है, तो ऐसे केस में दोनों ही फ्री नहीं होंगे लोकल अट्रैक्शन से। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर नॉट फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन।
मतलब कि दोनों अफेक्टेड हैं लोकल अट्रैक्शन से, ठीक है। लेकिन अगर देखते हैं कि अगर दोनों 180 आ रहा है दोनों स्टेशन का ए और बी का, तब क्या होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ए ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा सी, इसको ले लेते हैं डी। इसमें अगर लाइन ए बी है, रेड वाला क्या है इसमें, रेड वाला इसमें है 4 बियरिंग और ग्रीन वाला बैक बियरिंग। तो लाइन ए बी के लिए देखो, अगर 4 बियरिंग की वैल्यू 181 और बैक बियरिंग की वैल्यू 1 डिग्री, कितना आ रहा है 180, मतलब ये दोनों फ्री रहेंगे लोकल अट्रैक्शन से, ठीक है। इन दोनों का आया 180 आया डिफरेंस, मतलब कि ए और बी फ्री है। तो फ्री होने के केस में क्या होता है कि इसके पहले वाले का बैक बेयरिंग यानी कि ग्रीन वाला, ये 214 वाला वैल्यू, और इसके बाद वाले का 4 बेयरिंग यानी कि ये 32, तो ये दोनों वैल्यू भी सही है। इन दोनों वैल्यू में कोई एरर नहीं है, तो इन दोनों को करेक्शन नहीं करना है, बाकियों में करेक्शन चलेगा। तो ये वीडियो हमारा वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करना है, इसका आंसर जैसे कि सी होगा। मेन पर्पज़ हमारा क्वेश्चन को डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और लोकल अट्रैक्शन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर इसमें डाउट रहेगा तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था राजस्थान पीएससी के पेपर में। द डिफरेंस बिटवीन ट्यूब बेयरिंग एंड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड। ट्यूब बेयरिंग क्या होता है, ठीक है। ये है मान लो कि ट्रू मेरिडियन, कोई लाइन मेजर किया हम लोग यहाँ से, मान लो लाइन का नाम है ये सेंटर ओ और ये ए, ओ ए कोई एक लाइन है। ट्रू मेरिडियन से जब हम लोग रेफरेंस लेके कोई एंगल मेजर करते हैं तो इस एंगल को बोलते हैं ट्रू बियरिंग, ठीक है। मैग्नेटिक बेयरिंग किसको बोलते हैं, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। कोई लाइन को जब हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन से मेज़र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये और ये ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, ये, इसको क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। कल बताया था डेक्लिनेशन का डेफिनेशन कि जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। मतलब कि मैग्नेटिक मेरिडियन कितना डिफ्लेक्ट हो गया है, किस वैल्यू से डिफ्लेक्ट हुआ है, उसको बोलते हैं डेक्लिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग इज इक्वल टू डेक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है। द सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। जिस सर्वे में अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। अर्थ कर्वेचर को अगर कंसिडर नहीं किया तो बोलते हैं प्लेन सर्वे, ठीक है। जैसे कि प्लेन सर्वे रहेगा और एक आपका जियोडेटिक सर्वे रहेगा। इसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर किया है, इसमें अर्थ को फ्लैट माना हुआ है। तो इसमें जब दो लाइन के वैल्यू जब हम लोग देखते हैं तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल दिखता है, ठीक है। दो लाइन मतलब प्लम्ब लाइन, प्लम्ब बॉब को ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड हैंग किया तो जिस डायरेक्शन में वो नीचे ग्रेविटी के डायरेक्शन में आता है उसको बोलते हैं लाइन, उस लाइन को बोलते हैं प्लम्ब लाइन। तो प्लेन सर्वे में ये दोनों प्लम्ब लाइन कैसे रहती है, पैरेलल।
लेकिन जियोडेटिक सर्वे में जब हम लोग प्लम्ब लाइन को देखते हैं तो ये क्या करता है, अर्थ के सेंटर पे दोनों कोइंसाइड करता है। ये डिफरेंस रहेगा प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में। जियोडेटिक सर्वे कब कंसिडर करते हैं, जब एरिया हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर से बड़ा हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जियोडेटिक सर्वे कंसिडर करने की लिमिट क्या है, तो 250 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे में क्या है, मान लो जैसे कि कोई एक लाइन है 10 किलोमीटर का लाइन, प्लेन सर्वे में मेज़र किया तो 10 किलोमीटर आया, लेकिन उसी को जब हम लोग जियोडेटिक सर्वे में मेज़र करेंगे, जब अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करेंगे और फिर मेज़र लेंगे तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई और एक ट्रायंगल है, उसके इंटरनल एंगल का हम लोग सम लेंगे तो वो एज़ कम्पेयर टू प्लेन सर्वे जियोडेटिक सर्वे में 1 सेकेंड एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 122 नंबर का। इन चेन सर्वे रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। रेंजिंग क्या होता है, रेंजिंग क्या होता है, देखो जैसे कि ये कोई अपना एक लाइन है, इस लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, इतना दूर है कि एक बार या दो बार से, एक बार से मतलब चेन में या टेप में नहीं पूरा मेज़र कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, चेन लेके चलते हैं, एक फॉलोअर रहेगा, एक लीडर रहेगा, चेन लेके चला, यहाँ तक चेन ख़त्म हो गई, मान लो 20 मीटर का चेन है, तो यहाँ क्या किया, एक रेंजिंग रॉड या पेग लगा दिया या एरो लगा दिया, फिर अगला मेज़र किया, फिर यहाँ पे लगा दिया, फिर आगे मेज़र किया, फिर यहाँ पे मेज़र, फिर आगे गया, फिर आगे लगा दिया, ये लगा दिया रेंजिंग रॉड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने अल्टीमेट पॉइंट तक पहुँचने से पहले कुछ बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स को इस्टेब्लिश कर रहा है, जिससे कि एरर हमारा कम आए, एरर होने के चांस कम हो जाए। तो इसी इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंजिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। 124 तो हो गया है। क्या बोल रहा है, एक 20 मीटर चेन वॉज फाउंड 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर मेजरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। इफ इट वॉज करेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ वर्क द करेक्ट डिस्टेंस इज। ठीक है, द करेक्ट डिस्टेंस इज। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला सबको पता होगा, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ट्रू लेंथ ऑफ चेन कैपिटल एल ले लिए, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन स्मॉल एल। अब रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन एल डैश ले लिया, रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन एल स्मॉल एल डैश ले लिया। पूछा क्या है इसमें से, 20 मीटर चेन था, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 टू लॉन्ग आफ्टर मेजरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। इफ इट वॉज करेक्ट डिस्टेंस पूछा है। करेक्ट डिस्टेंस किसका, अपने लाइन का, इसका मतलब ये स्मॉल एल की वैल्यू पूछा। तो ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना है, 20 मीटर, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट करना है। रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन 6 सेंटीमीटर लंबा हो गया, मतलब 20 मीटर, 20.06 मीटर हो गया रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन कितना, 1000 मीटर। तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, 20.06 इंटू 1000 अपॉन में 20। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1003 मीटर आ रहा है।
कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ट्रू लेंथ। इसी क्वेश्चन में अगर अपने को ट्रू लेंथ निकालने के बाद करेक्शन पूछा होता, मान लो कि अपने को पूछा है करेक्शन। करेक्शन क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? 1003 अभी कैलकुलेट किए। मेज़र क्या किए थे? 1000 मेज़र किए थे। तो करेक्शन कितना आया? 3 मीटर का। और करेक्शन को और कैसे बोलते हैं? करेक्शन इज इक्वल टू माइनस एरर। तो अगर एरर पूछता तो एरर क्या बोल देते हैं हम लोग? -3 मीटर का एरर था। करेक्शन हो जाएगा 3 मीटर का। ठीक। एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट डायरेक्टली याद रखना, अगर एल डैश बड़ा होगा एल से, एल डैश मतलब रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन बड़ा होगा किससे? ट्रू लेंथ ऑफ चेन से, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में था। तो ऐसे में क्या होता है? करेक्शन पॉजिटिव आता है। अभी आया करेक्शन पॉजिटिव, तो एरर क्या आएगा? नेगेटिव। नीचे हो जाएगा। सेकंड केस, अगर एल डैश छोटा होगा एल से, तब करेक्शन क्या आता है? नेगेटिव। तब एरर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं करके साइड कर दूं। बोल रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड में चेनिंग करेंगे हम लोग, तो उसके लिए इन चारों में से डायरेक्ट मेथड कौन सा है? ये तीनों इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड में चेनेज करने का मतलब चेनिंग करने का 2 तरीका होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो एंगल ऑफ स्लोप मेथड, स्लोप के एंगल निकालते हैं इसमें, डिफरेंस इन लेवल मेथड और हाइपोटेन्यूजल अलाउंस मेथड, ये तीनों आते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। तो डायरेक्ट के अंदर कौन आएगा? ब्रेकिंग द चेन मेथड। इसी को और क्या बोलते हैं? स्टेपिंग मेथड। स्टेपिंग मेथड। इन चारों मेथड जो मेंशन हुआ है उसमें ये वाला और ये वाला, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेपिंग मेथड क्या होता है। ये हमारा स्लोपिंग ग्राउंड है कोई सा। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया P और ये है Q। इसको हमको मान लो कि मेज़र करना है। ठीक है, 2 आदमी लगेंगे इसमें मेज़रमेंट करने के लिए। एक आदमी पीछे जो रहेगा उसको बोलेंगे फॉलोअर। फॉलोअर खड़ा रहेगा P पे। ठीक है, और लीडर बढ़ेगा आगे। लीडर बढ़ेगा आगे तो यहाँ पर चेन लेके 0 एंड को लेके खड़ा है फॉलोअर। लीडर आगे बढ़ा, लीडर पहुँचा यहाँ तक, चेन हो गई ख़त्म। लीडर क्या करता है? खड़े होकर चेन को ऊपर उठाता है। चेन को क्या करता है? ऊपर उठाता है, ऐसे सीधा। ये एकदम सीधा है या नहीं, ये कौन बताता है? ये फॉलोअर बताता है। ठीक, ये वाले पॉइंट को बोल देते हैं P1। फिर ये लीडर क्या करता है? फॉलोअर ने बताया कि ये सीधा है, फिर लीडर क्या करता है? ये पॉइंट को ट्रांसफ़र कर देता है ग्राउंड पे, इसको बोले P2। अब फिर क्या किया? अब फॉलोअर यहाँ आ गया, P2 पे आके खड़े हो गया। लीडर फिर आगे बढ़ा, चेन ख़त्म हुई, चेन को ऊपर उठा दिया, पॉइंट P3। फिर क्या करता है लीडर? इस पॉइंट को फिर से इसमें ट्रांसफ़र कर देता है, ये क्या हो जाएगा? P4। सेम ऐसे ही सेम दोहराते चलते हैं। इस डिस्टेंस को क्या बोलते जाएंगे हम लोग, और ऐसे करते करते Q तक आ गया। इस डिस्टेंस को क्या बोले? S1। P2 से P3 को S2,
P4 से फिर यहाँ P5 रहेगा, S3, ये S4, ये S5। तो डायरेक्टली हम लोग फिर PQ का लेंथ क्या बोलते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ये किए PQ का लेंथ मिल गया। ये है डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो अभी हमने देखा डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। अब हम लोग देखते हैं एक इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा, हाइपोटेन्यूजल अलावेंस। हाइपोटेन्यूजल अलावेंस, देखो एक हमारा कोई एक स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड, नाम इसको दिया A B, A B नाम दिया। अच्छा, स्लोपिंग ग्राउंड किसको बोलते हैं, अगर स्लोप हमारा 3 डिग्री से ऊपर रहे, ठीक है, स्लोप की वैल्यू अगर 3 डिग्री से ज़्यादा रहे या 3 डिग्री के बराबर रहे, तब इसको बोलते हैं हम लोग स्लोपिंग ग्राउंड, नहीं तो फिर ये इसको स्लोपिंग ग्राउंड में कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, ये है हमारा स्लोपिंग ग्राउंड। हमको मेज़र करना होता है AC, ठीक है, क्योंकि पॉइंट ये है, इसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, ये तो एक इंक्लाइन डिस्टेंस टाइप का है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है AC। हमको मेज़र करना होता है AC, लेकिन हम मेज़र क्या कर पाते हैं AB, ठीक है, जो कि गलत है। और AB का जो वैल्यू होता है वो AC से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक, AB का वैल्यू हमेशा AC से ज़्यादा होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, थीटा मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, थीटा मतलब स्लोप की वैल्यू मेज़र कर लेते हैं। कैसे मेज़र करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके मेज़र करने के। एक तो एबने लेवल, दूसरा थियोडोलाइट से मेज़र कर सकते हैं, या फिर क्लिनोमीटर, इससे किसी से भी थीटा की वैल्यू पहले हम लोग पता कर लेते हैं। अब हम लोग AC को क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको एक चेन लेंथ के बराबर एज्यूम कर लेते हैं। एक चेन लेंथ मतलब 20 मीटर, 30 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 20 मीटर वाली चेन लिए, ठीक है। तो ये एक चेन लेंथ के बराबर हम लोग मेज़र कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक हम लोग आर्क लेंगे C से, जो आर्क कहाँ कट करेगी, AB लाइन को एक पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट का नाम रखा B डैश। तो आर्क है, इसका मतलब क्या है, AC और AB डैश बराबर है। अपने को क्या मेज़र करना था, AC, क्या मेज़र कर रहे हैं, AB, और AB डैश इज इक्वल टू AC, मतलब कि जो BB डैश है वो हम एक्स्ट्रा मेज़र कर रहे हैं। BB डैश हम लोग एक्स्ट्रा मेज़र कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एरर है। इस एरर की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है इसलिए क्योंकि इसको कैलकुलेट करके फिर हम लोग करेक्शन अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो अपना एम है अभी BB डैश एरर को कैलकुलेट करना। ये वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूँ, स्लोप ग्रेटर देन 3 डिग्री, इसको बोलेंगे स्लोपी ग्राउंड, ठीक है। अब ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉस थीटा, BB डैश कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, AC, हाइपोटेन्यूस क्या है, AB, ठीक है। अब इस AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और AB डैश प्लस BB डैश, दिख रहा होगा, AB डैश प्लस BB डैश। अब इस AB डैश प्लस BB डैश को इधर ले आते हैं, कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। AB डैश प्लस BB
इज इक्वल टू ए सी अपॉन कॉस थीटा। हमको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, बी बी डैश की, तो बी बी डैश इधर ही रहेगा, ए बी डैश को ट्रांसफ़र कर देते हैं ए सी अपॉन कॉस थीटा माइनस ए बी डैश। अब देखना 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं ए सी इंटू सेक थीटा माइनस ए बी डैश। यहाँ हमने क्या थोड़ी देर पहले बात किया था कि ए बी डैश आर्क है, इसलिए ए बी डैश इज इक्वल टू ए सी होगा, तो ए बी डैश की जगह पे ए सी लिख देते हैं। अब ए सी दोनों में कॉमन है तो ए सी कॉमन आ जाएगा बाहर, ए सी सेक थीटा माइनस 1। ये हमारा कैलकुलेट हो गया, किसका वैल्यू, एरर हमने कैलकुलेट कर लिया। एरर ये किसके लिए है, फॉर ईच चेन लेंथ, फॉर ईच चेन लेंथ। जैसे कि मान लो हमारा डिस्टेंस रहेगा टोटल 100 मीटर, लेंथ हमारा टोटल 100 मीटर है, 20 मीटर की चेन एक है, तो कितना चेन लगेगा इसमें, 5 चेन। तो ये ए सी क्या है, एक चेन की लेंथ, तो बी बी डैश किसके लिए आया, एक चेन के लिए, तो 5 चेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक थीटा माइनस 1। और ये 5 ए सी क्या है, 5 ए सी मतलब 5 सी क्या है, लेंथ, हमारा टोटल लेंथ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एल भी करके पूछ सकता है कि बी बी डैश की वैल्यू क्या होगी। हाइपोटेन्यूस अलाउंस का कहानी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये था हाइपोटेनियल अलाउंस। एक चेन के लिए ये आता है, तो जितना भी चेन रहेगा या लेंथ के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट लेंथ के वैल्यू पुट कर देंगे और सेक थीटा माइनस 1 करके कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई, थियोडोलाइट के साइज किससे स्पेसिफाई करते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्कल, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट या फिर डायमीटर ऑफ अपर प्लेट। तो इसका आंसर है डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए डायरेक्ट आंसर टिक मारो, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। लोअर प्लेट को और क्या बोलते हैं, मेन स्केल प्लेट, मेन स्केल प्लेट। ऑप्शन में अगली बार क्वेश्चन ये वाला आया तो ऐसा भी दे सकता है, डायमीटर ऑफ मेन स्केल प्लेट या फिर डायमीटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अपर सर्कल को बोलते हैं वर्टिकल सर्कल और लोअर प्लेट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थियोडोलाइट सर्वे process of rotating the telescope about vertical axis in horizontal plane। ये vertical axis, इसके about ये horizontal plane है, about vertical axis in horizontal plane by 180 degree is called, इसको बोलते हैं swinging। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता है प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग टेलीस्कोप अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन, तब क्या हो जाता, ट्रांजिटिंग, तब हो जाता ट्रांजिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन लेवलिंग का क्वेश्चन, इन लेवलिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पहले तो फोटो बना लेता हूँ एक, इससे क्या है फोटो देखो तो ज़्यादा क्लियर होता है। ये लाइन, ये है इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ग्राउंड लेवल से, RL ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये
लाइन ऑफ कोलिमेशन को ही क्या बोलते हैं, और लाइन ऑफ साइट जब टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल हो। तो क्या बोला है, व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल रिड्यूस्ड लेवल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन। एक मीन सी लेवल बना लेते हैं। ये हमारा डेटम लिया किसको, मीन सी लेवल को। रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन। थर्ड क्या बोल रहा है, रिड्यूस लेवल यानी कि आरएल ऑफ स्टेशन, स्टेशन का आरएल जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है, ठीक है। और डी क्या बोल रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट अबव चेंज पॉइंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट कितना ऊंचा है, यहाँ तक ऊंचा है लाइन ऑफ कोलिमेशन तक। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से, मीन्स डेटम से। डेटम से हम लोग मेजर करते हैं, देखो इस टाइप से ऐसे करके मेजर कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, रिड्यूस लेवल ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये वाला ये आरएल ऑफ स्टेशन क्या हो जाएगा, आरएल ऑफ स्टेशन बोलने से उसी को बोलते हैं बेंचमार्क, ठीक है। यहाँ पर जब स्टाफ लगाते हैं उसी को बोलते हैं आरएल ऑफ बेंचमार्क। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट अबव चेंज पॉइंट भी नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ आज का क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो सीजी छत्तीसगढ़ के किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ रहेगा, उस पेपर से हम लोग क्वेश्चन लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहेगा।